Good morning everyone. This is Sarita Yadav from Center Public Academy, Sahdwara, Hazargarh. As you all know, the situation is very critical due to coronavirus, so you have to stay at your homes and study by online classes. All of you are welcome in my online classes. My last lecture I am ended with the formation of parliament. Now I am going to start my lecture with the formation of government. Our representative are elected by the direct representative. Direct representative means our leaders are chosen then by the peoples of India. Okay, then हम सब जानते हैं कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हमारे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा उनको चुना जाता है। वो पीपल्स जो होते हैं इंडिया के, उनके द्वारा ही उन्हें प्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव किया जाता है। अब इनका चुनाव कैसे किया जाता है हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पूरा एक क्षेत्र होता है, जो टेरिटरीज़ होते हैं, उसको हम छोटे छोटे एरियाज़ के अंदर उसको डिवाइड करते हैं, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम से जानते हैं। और इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो डिवीज़न होता है वो उसकी पॉपुलेशन के आधार पर होता है। जितना जिसकी जनसंख्या होगी उस जनसंख्या के आधार पर उसका वहाँ पे डिवीज़न होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहती हूँ कि एक गांव की जनसंख्या मान लीजिए 2000 है, तो यहाँ पे कितने हमारे पे कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी? 2। एक 1000 का जो डिवीज़न होगा उस डिवीज़न के आधार पर वहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। फिर जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं, जो इसमें कॉन्टेस्ट में जो पार्ट लेते हैं इलेक्शन में, वो क्या करते हैं? he and she be the independent or the represent the particular political party। वो जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो चुनाव लड़ते हैं और वो क्या होते हैं, वो एक पर्टिकुलर जो पार्टी होती है उसके ही वो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उन्हें जाना जाता है। देन इलेक्शन आर कंडक्ट बाय द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। द कैंडिडेट विद द हाइएस्ट numbers of the votes is declared elected as the representative of this that constituency। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हम इलेक्शन का जो पूरी प्रक्रिया है वो किसके द्वारा की जाती है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा किया जाता है। पहले क्या था? पहले इसे बैलेट पेपर के द्वारा किया जाता था, जिसमें एक पेपर होता था, एक तरफ कैंडिडेट्स के नेम होते थे, दूसरी तरफ उनका जो इलेक्शन के जो सिंबल होता था वो वहाँ पे मतलब बना रहता था। और जिस व्यक्ति को, जिस भी लीडर को जो चाहता था कि मेरा ये लीडर होना चाहिए, वो उस चुनाव चिन्ह के ऊपर अपना एक स्टैंप लगाता था। स्टैंप लगाने के बाद उसको फोल्ड करके एक बड़े से बॉक्स में, बैलेट बॉक्स जिसे बोला जाता था, उसमें डाल दिया जाता था। लेकिन अब ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा यहाँ की जाती है। ठीक है। और जो भी व्यक्ति क्या करता है, हाईएस्ट वोट से जीतता है, वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से विजयी घोषित किया जाता है या फिर उसे वहाँ पे विनर अनाउंस किया जाता है। ठीक है। देन इसके अलावा जो भी जो पार्टी होती है, जो क्या करती है, पूरी फुल मेजोरिटी, जिसे जनता का पूरा समर्थन होता है, उस समर्थन लेने के बाद वो क्या करती है, यहाँ पे रूलिंग पार्टी के तौर पे पार्लियामेंट में उसे जाना जाता है। और जो पार्टी इसमें मतलब कि वोट उसे कम मिलते हैं या जो हार जाती है चुनाव, उसे यहाँ पे अपोनेंट पार्टी के तौर पे जाना जाता है, जो यहाँ पे क्या करती है, दे चेक द फंक्शनिंग्स ऑफ द रूलिंग पार्टी। जो रूलिंग पार्टी के द्वारा किए गए सभी कार्यों को यहाँ पे क्या करती है, अपनी तीखी नज़र रखती है, ताकि वो उसकी कमियों को गिनवा सके। ठीक है। देन इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है इलेक्शन कमीशन। अब व्हाट इज़ द इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन कमीशन वो है जो क्या करती है, चुनाव की तिथि, मतलब चुनाव के नामांकन से लेकर के उसकी तिथि को सुनिश्चित करना, उसके बाद पूरा वोटिंग करवाना, देन आफ्टर लास्ट प्रोसेस जो है इसका रिजल्ट डिक्लेयर करना, ये सारा काम किसके द्वारा किया जाता है? इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। और इंडिया के जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाए जाते हैं, जिसका अपना एक हेड होता है, जिसे यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर के नाम से जाना जाता है। So let's discuss about the function was that was performed by the इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ ऐसे फंक्शन है जिसे परफॉर्म किया जाता है, हम इसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला आता है इट फिक्स द डेट ऑफ इलेक्शन। ये क्या करती है, इलेक्शन की जो डेट होती है उसे यहाँ पे फिक्स करने का काम करती हैं। इट अलाउड द कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये क्षेत्रों का विभाजन करती है उसकी जनसंख्या के आधार पर। इट प्रिपेयर इलेक्ट्रोल रोल्स एंड सेटअप द पोलिंग बूथ। ये क्या करती है, इलेक्शन के लिए ये क्षेत्र के चुनाव करने के साथ साथ पोलिंग बूथ का भी वहाँ पे चुनाव करती है। इट प्रोवाइड द बैलेट पेपर एंड द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विच द वोटर्स रजिस्टर
इसी के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या एक बैलेट पेपर की व्यवस्था करवाती है, ताकि जितने भी जो लोग हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी के वो वहाँ जा करके अपने वोट को उसके द्वारा दे सके। इट ऑल्सो डिक्लेयर द रिजल्ट आफ्टर द कंटिन्यूइंग द वोट इज़ ओवर। जब भी वोट की पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाती है उसके बाद ये क्या करती है कि वोट को काउंटिंग करने का जो पूरा काम है वो भी इसके द्वारा ही किया जाता है और उसके बाद ये रिजल्ट डिक्लेयर करती है। थर्ड आपका इसमें पॉइंट आता है बेटा लॉ मेकिंग। अब क्या है, ड्राफ्ट और प्रपोजल फॉर द मेकिंग अ लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड बिल। जब भी कोई ड्राफ्ट या प्रपोजल रखा जाता है उसको हम यहाँ पे बिल के नाम से जाना जाता है। इट रिमेन्स अ बिल सो लॉन्ग एज it under the consideration of the parliament and put before the president for his assent। क्या है कि जो बिल होता है उसे यहाँ पे कंसीडर करने के लिए पार्लियामेंट में रखा जाता है, ताकि इसके संसद के दोनों सदनों से उसको क्या किया जाए, पास किया जाए, तभी जा करके वो आगे बिल के तौर पे जाना जाता है। लेकिन उसके बाद जब ये दोनों सदनों से पास आउट हो जाता है फिर इसे आगे कंसीडर करने के लिए किसके पास भेजा जाता है, प्रेसिडेंट भेजा जाता है, ताकि वो उसके ऊपर अपनी राय को दे सके। It is only after it get the assent of the president and the published in the gazette that is called an act or law। और जब भी इसे प्रेसिडेंट के द्वारा इसे और इसे पब्लिश कर दिया जाता है एक गजट के तौर पे, तब जा कर के वो बिल कहीं लॉ के रूप बिल या लॉ के रूप में उसको एक्ट और लॉ के रूप में उसको जाना जाता है। एंड यहाँ पे हमारे जो बिल होते हैं वो दो तरह के यहाँ पे होते हैं। पहला आपका जो बिल होता है ऑर्डिनरी बिल और दूसरा होता है मनी बिल। हम सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी बिल को। ऑर्डिनरी बिल हैज़ टू पास थ्रू आउट मैनी स्टेजेस टू टेक द शेप ऑफ लॉ। ऑर्डिनरी बिल को बहुत सारे प्रोसीजर से होकर के गुजरना पड़ता है ताकि आगे चल करके वो क्या कर सके, एक लॉ का रूप वहाँ पर ले सके। द फर्स्ट स्टेज इज इंट्रोड्यूस और प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल। पहला जो इसका स्टेज होता है वो होता है बिल को इंट्रोड्यूस करना, उसको प्रेजेंट करना, कहाँ पे, पार्लियामेंट में। दूसरा, आफ्टर द बिल हैज़ बीन पब्लिश्ड इन द गजट अ डे इज़ फिक्स्ड फॉर द सेकेंड रीडिंग। जब भी ये बिल को पास करके गजट के तौर पे लिया जाता है उसके बाद इसकी सेकेंड की जो रीडिंग होती है उसके लिए वापस जो है सभा को बुलाया जाता है। ऑन डेट एंड द टाइम द मूवर्स ऑफ द बिल throws light on the objectives and the main provisions it need and यूटिलिटी। अब जब इसको दोबारा से इसके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए बैठक को बुलाया जाता है पार्लियामेंट की, तो उसके अंदर जो उसके पक्ष में होते हैं वो उसकी की जो खूबियाँ होती हैं, जो अच्छाइयाँ होती हैं उसको और ज़्यादा उजागर करने का काम करते हैं, और जो अपोनेंट होता है वो उसके अंदर कमियों को निकालने का काम करते हैं। ऑल ओवर प्रोसीजर के बाद ही देखा जाता है कि अगर वो ज़रूरी है, वास्तविक तौर पे अगर उस बिल का आना या लॉ का आना ज़रूरी है, पास होना ज़रूरी है, तभी उसको आगे कंसिडर किया जाता है। If the majority of the favor of sending the bill to select the committee, a committee is constituted and the bill is then considered by the committee in detail। अब क्या है, जब मेजोरिटी का अगर उस बिल को फेवर होता है, जब पूरी 1/3 जो मेजोरिटी है वो उसको सपोर्ट करती है, तब उसके बाद उस बिल को वहाँ पे क्या कर दिया जाता है, कमेटी के पास सिलेक्ट करके कमेटी के पास भेज दिया जाता है। एंड द कमेटी इज़ कॉन्स्टिट्यूट, और कमेटी उसके ऊपर क्या करती है, अपना निर्णय लेने के बाद उसे आगे कंसिडर करती है। ठीक है। व्हेन द कमिटी रिपोर्ट हैज़ बीन रिसीव्ड इन द हाउस अ डे फिक्स्ड फॉर द कंसिडरेशंस ऑफ द सेड रिपोर्ट। अब क्या है, जब कमेटी अपनी उस रिपोर्ट को क्या करती है, कंसिडर करके वो आगे भेज देती है अगले हाउस के पास, तो वो उसके ऊपर क्या करती है, अपनी बैठक को बुलाती है और उस रिपोर्ट के ऊपर चर्चा करती है। Thereafter a date is fixed for the third reading of the bill। और इसके बाद क्या किया जाता है, इसकी जो थर्ड रीडिंग होती है बिल की, उसके लिए वापस बैठक को वहाँ पर संबोधित करने के लिए बुलाया जाता है। A bill after having the pass in one house has to be passed throughout the similar stages in the another house। जब ये पूरा जो बिल होता है, जब ये एक हाउस से वहाँ से पास होता है, तब उसे अगले हाउस के पास उसको सेम इसी प्रोसीजर से गुजरने के लिए भेज दिया जाता है। एट an ordinary bill after having been passed by the both houses of the parliament it put before the president for his assent। जब इसे संसद के दोनों ही सदनों के द्वारा पास कर दिया जाता है, कंसिडर कर दिया जाता है, तब इसे वहाँ पर अंतिम जो इसकी प्रक्रिया होती है कि इसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, ताकि वो उसके ऊपर वहाँ पे अपना यहाँ पे एक्सपर्ट को दे सके। ठीक है। इसका हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मनी बिल।
Proceedings for the passing money bill is bit different from the proceeding means for the passing ordinary bill. जो पूरा जो प्रोसेस होता है मनी बिल का, उसको पास आउट करने का जो एक तरीका होता है वो ऑर्डिनरी बिल के मुकाबले काफ़ी हद तक जो होता है वो डिफरेंट होता है. अ मनी बिल इज़ दैट विच इज़ कॉन्सिक्वेंट विद एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स. जो एक मनी बिल होता है उसे निम्नलिखित प्रक्रिया में से होकर के गुजरना पड़ता है. अब हम उसको यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं. इम्पोजिंग द न्यू टैक्स, रिड्यूसिंग एंड इंक्रीजिंग द एग्जिस्टिंग टैक्स. ये क्या करता है कि नए टैक्स को लेकर के आते हैं, जो पुराने जो टैक्स होते हैं उसको वापस से रिड्यूस करते हैं, या फिर उसके अंदर और उसकी जो टाइम ऑफ पीरियड होता है उसको कुछ समय के लिए वहाँ पे बढ़ा सकते हैं. ठीक है. एक्सपेंडिचर आउट ऑफ द कंसिडरेट जो उसका एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्चा होता है उस बिल का, उसको वो इंडिया से जो फंड होता है किस तरह से करवाना है, इस प्रोसीजर के लिए उसको आगे देखा जाता है. देन उसके बाद यहाँ पे आता है आपका राइजिंग और रिपेमेंट ऑफ द लोन और इंटरेस्ट. इसको वापस से आगे की तरफ बढ़ाया जाता है और उसका जो रिपेमेंट होता है वो लिया जाता है, जो लोन होता है, जो इंटरेस्ट होता है उसको भी वहाँ पे डिस्कस किया जाता है. टू पुट एनी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द कंसोलिडेटेड फंड. अब इसके क्या होता है, जितना भी गवर्नमेंट के द्वारा जो खर्च किया जाता है उस खर्चे का पूरा ब्यौरा वहाँ पे तैयार किया जाता है ताकि उसके लिए वहाँ से फंडिंग करवाई जा सके. अ मनी बिल आल्सो हैज़ टू पास थ्रू द हाउसेज बिफोर इट इज़ फाइनली पास्ड. मनी बिल को भी ऑर्डिनरी बिल की दोनों ही सदनों के द्वारा पास किया जाना बहुत ही आवश्यक होता है ताकि इसे फाइनली क्या किया जा सके, पास किया जा सके. बट देयर आर सर्टन एक्सपेक्टेशन टू विच आर एज अंडर. जो कुछ ऐसी इसके एक्सपेक्टेशंस होती हैं जिसे पूरा करना भी ज़रूरी होता है, जो कि कुछ इस तरीके से हैं. अ मनी बिल कैन ऑर्गेनाइट ओनली इन लोकसभा, नॉट इन द राज्यसभा. जो मनी बिल है उसका पूरा प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही हो सकता है, ना कि राज्यसभा में हो सकता है. अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय द गवर्नमेंट. अ मिनिस्टर कैन इंट्रोड्यूस मनी बिल इन द नेम है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गवर्नमेंट के को ही इंट्रोड्यूस किया जाता है. द गवर्नमेंट और होता है वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर क्या करता है, पूरे के पूरे मनी बिल को वहाँ पर डिस्कस करता है. राज्यसभा कैनॉट रिजेक्ट द मनी बिल पास्ड बाय लोकसभा. अब अगर एक बार लोकसभा से जो है मनी किसी भी हालात में वहाँ से वो उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती है. इट कैन डिले फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ द 14 डेज. हालांकि वो इसे 14 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ अपने पास यहाँ पे रोक सकती है, लेकिन वो उसे वहाँ पर रिजेक्ट नहीं कर सकती है. द प्रेजिडेंट कैनॉट एक्सरसाइज हिज वीटो टू पावर ओवर द मनी बिल एंड हैज़ टू गिव हिज एसेट. प्रेसिडेंट यहाँ पे जो है उसका वीटो पावर है वो उसे यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता है, उसे हर हालत में उस बिल को वहाँ से पास आउट ही करना पड़ता है. ही कैनॉट रिटर्न फॉर द रिकॉन्सिडरेशंस आल्सो. वो उसे वापस उस पर पुनः विचार करने के लिए सदन के पास वापस भेज सकता है, लेकिन वो उसे मना वहाँ पर नहीं कर सकता है. तो आज जो यहाँ पे आपका एक चैप्टर है ये पूरा यहाँ पे बेटा फिनिश होता है. तो हमने इस पूरे चैप्टर में आपने क्या देखा, लोकसभा कैसे लोकसभा को बनाया जाता है, उसके मेंबर्स कितने होते हैं, क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, उसके संसद की बैठक कितनी बार बुलाई जाती है, लोकसभा की बैठक को कितनी बार बुलाया जाता है, लोकसभा की बैठक का संबोधन कौन करते हैं. इसके अलावा आपने इसमें राज्यसभा को पढ़ा, राज्यसभा का कंपोजिशन किस तरह से हुआ, उसका इलेक्शन किस तरह से होता है, इसमें इसकी बैठक को किस तरह से बुलाया जाता है, इसका टर्म ऑफ पीरियड कितना है, क्वालिफिकेशन कितना है और जो इन सब के बारे में मैंने आपको इसमें बताया. देन इसके साथ साथ आपने जो कुछ अन्य बातों को भी जाना कि गवर्नमेंट किस तरीके से बनाई जाती है, जो इसका फॉर्मेशन होता है वो कैसे किया जाता है, पार्लियामेंट का फॉर्मेशन किस तरह से किया जाता है, मनी बिल क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, इन सभी बातों को मैंने इसके आपको ये सब चीज़ें वाकई में बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी. और अगर आपका कुछ इसमें छूट जाता है, जो आपको लगता है कि हाँ मेरा ये नहीं हो पाया है, तो उसके लिए आप मुझे यहाँ पे क्या कहते हैं कि मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. मैं आपको वो जो भी आपका समाधान रहेगा मैं उसे वहाँ पे ज़रूर देने का काम करूँगी. इसके अलावा जो वर्ड्स आए हमारे पास जिसको मैं अब आपके सामने लेके आ रही हूँ, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है. कॉन्स्टिट्यूएंसी द एरिया फ्रॉम वेयर द लेजिस्लेटर इज इलेक्टेड बाय द
पीपल। कॉन्स्टिट्यूएंसी वो एक एरिया होता है जहाँ पर क्या होते हैं कि जो हमारे लीडर्स होते हैं उनका यहाँ पर चुनाव किया जाता है। लेजिस्लेटर क्या होते हैं? मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटर। जो मेंबर्स होते हैं उन्हें यहाँ पे लेजिस्लेटर्स के तौर पे जाना जाता है। सिंपल मेजोरिटी यहाँ पे क्या होती है? सिंपल मेजोरिटी वो होती है जिसके अंतर्गत एकदम क्लियर कट पूरी जो जनता का जहाँ पे समर्थन होता है जिस पार्टी को, और वो पार्टी आगे चल करके क्या करती है? गवर्नमेंट बनाने का काम करती है। फेडरल सिस्टम, सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट्स। फेडरल सिस्टम क्या होता है? फेडरल सिस्टम वो होती है जहाँ पर जो शक्तियाँ होती हैं केंद्र और राज्य सरकार दोनों में ही समानांतर रूप से जिसको यहाँ पे बांटा जाता है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी को भी यहाँ पे क्या बोला जाता है? कंप्लीट मेजोरिटी के तौर पे जाना जाता है। सेम प्रोसेस जिसमें पूरी जनता का समर्थन क्या होता है? एक ही पॉलिटिकल पार्टी को होता है। ठीक है, देन इसके इन सभी बातों को मैंने आप सबको बताया है। अब तक आज का जो मेरा लेक्चर है वो आपके लिए इतना ही है। आगे का जो मैं अपना जो लेक्चर है वो मैं स्टार्ट करूँगी विद माय नेक्स्ट टॉपिक, वो मैं आपको बता दूँगी। देन तब तक आप अपना क्या करेंगे? जितना भी मैंने अभी तक आपको ये समझाया है आप उसे अच्छे से रिवाइज़ करेंगे, उसको आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे उसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे टू ऑल।